नमस्कार बच्चों, मैं ठाकुर जयपाल आप सभी का एक बार पुनः आदर्श अकेडमी विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, इंग्लिश के अंदर आपको भगवती प्रसाद चितारा सर ने टेंस कंप्लीट करा लिए थे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए भी होंगे और आपने मेहनत भी की होगी। अब ग्रामर से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है मॉडल। क्या है? मॉडल। मॉडल पढ़ेंगे, किस प्रकार से मॉडल्स का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस में किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, नॉर्मली मॉडल तक जाने के लिए आपको वर्ब के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले वर्ब के बारे में बात करेंगे। हालांकि वर्ब के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वर्ब क्या होती है। वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वह क्रिया होती है। लेकिन यहाँ वर्ब अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पूछे तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी कार्य किया जाता है ना, वर्क डन, कोई भी कार्य किया जाता है वही वर्ब होती है ना। अब यहाँ पर वर्ब दो प्रकार की होती हैं, आप लोगों को पता होगा। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। देखो, वर्ब की बात करें तो वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है मेन वर्ब। अब यहां पर नाम से स्पष्ट है हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्प करना, सहायता करना, इसलिए इसको हिंदी बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। मेन वर्ब इसको हिंदी में बोलते हैं हम मुख्य क्रिया। मेन मतलब मुख्य, मुख्य क्रिया। देखो, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होता है उसको बनाने में ये वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती है आप लोगों को भली भांति पता है। कौन कौन सी होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, है ना। ये सारे क्या होते हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ये इस प्रकार से होते हैं। मेन वर्ब के अंदर मेन का मतलब होता है मुख्य क्रिया, जैसे कि खाना यानी कि इट, रोना यानी कि वीप, है ना, हंसना, लाफ, दौड़ना, रन, ये जितने भी सारे होते हैं ये मुख्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। रोना, धोना, मारना, पीटना, झगड़ना, हंसना, है ना, जिसमें काम होता हो, कार्य के होने का भाव होता हो, वो वर्ब होती है। और वर्ब में जिसके पीछे ना होता है, हिंदी शब्दों के अंदर हम बात करें, रोना, धोना, ये सारे के सारे वर्ब कहलाती हैं। और मेन वर्ब भी तीन फॉर्म में होती है, आप लोगों को पता होता है। हालांकि वैसे चार फॉर्म होते हैं, लेकिन उसको तीन फॉर्म ही बोलते हैं। देखो, एक होता है फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म। दूसरा सेकंड फॉर्म। तीसरा थर्ड फॉर्म। ठीक है।
वर्ब की यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड और ये थर्ड, इस प्रकार से। चौथी होती है आईएनजी फॉर्म। क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। हालांकि मुख्य रूप से यही होती हैं, इसका इस प्रकार से इस्तेमाल किया था, ये मेन वर्ब के अंतर्गत आती है। जैसे क्या होता है? टेक, टेक यानी लेना, सेकंड में होती है टुक, टेक टुक, और थर्ड क्या होती है? टेकन। आईएनजी की फॉर्म बात करें, जो भी फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं, TAKING। यहां पर ई गायब हो गया आईएनजी के नियम से, वो मैं बात बताऊंगा। तो इस प्रकार से मेन वर्ब के अंदर इस प्रकार से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होता है मॉडल, क्या होता है? मॉडल्स, और दूसरा बच्चों क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इनको समझना है। देखो, मॉडल तक जाने के लिए, मॉडल तक पहुंचने के लिए वर्ब को मैंने आपको बताया। वर्ब क्या होती है? कोई भी काम का करना या होना वर्ब कहलाती है। हिंदी शब्दों में इसे हम बेसिक क्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। दो प्रकार की होती है वर्ब। फर्स्ट क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, जिसे सहायक क्रिया बोलते हैं। दूसरा मेन वर्ब, जिसे मुख्य क्रिया के नाम से हम जानते हैं बच्चों। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये इस प्रकार से आते हैं। अगर मेन वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के अंदर ये चार प्रकार से इस प्रकार से होते हैं। अब मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स क्या क्या होते हैं आप लोगों को भली बात ही पता है ना। मॉडल्स क्या होते हैं? देखो, कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, must, how to, है ना। ये सारे मॉडल्स होते हैं बच्चों। मुख्य रूप से ये ज्यादातर यही मॉडल इस्तेमाल में किया जाता है ना। ये विल है, ये भी क्या होता है? मॉडल होता है। वुड, ये भी क्या होता है? मॉडल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से इतने मॉडल होते हैं। देखो, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, SHULD, शेल, शुड, मस्ट, आउट टू और विल, वुड, ये इस प्रकार से मुख्य मॉडल्स होते हैं। ये कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार होते हैं, उसमें मॉडल्स होते हैं, दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये मॉडल्स इस प्रकार से होते हैं, वाक्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है एक सहायक क्रिया के रूप में। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या होते हैं? इनका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस किस प्रकार का है। कहने का मतलब है बी, ठीक है, हैव और डू। ये ऐसे तीन प्रकार की वर्ब्स होती हैं जिसका इस्तेमाल सहायक क्रिया के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के मुख्य क्रिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो, बी होता है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। सेकंड फॉर्म होता है वास या वर। थर्ड फॉर्म होता है, इसका क्या होता है? हेड। इस प्रकार से इसको जानते हैं। और हैव का क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ये हैव होता है, सेकंड फॉर्म हेड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेड ही होता है। डू का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डिड। इसलिए ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका इस्तेमाल सहायक क्रिया के रूप में भी होता है और मुख्य क्रिया के रूप में भी होता है। बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस प्रकार से वर्ब होती है। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। हमने टॉपिक लिया था मॉडल। एग्जाम के अंदर 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, 4 नंबर का टॉपिक है ना।
तो इसमें क्या होता है, आपको मॉडल्स भरने के लिए आपको कुछ ब्लैंक सेंटेंस दिए होंगे, है ना, खाली जगह भरनी होगी मॉडल्स के रूप में। कुछ विशेष मॉडल आपको गिवन है कि इनमें से कौन सा आपको मॉडल भरना है। तो इसके लिए आपको मॉडल का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप वो ब्लैंक भर पाओगे, है ना, खाली स्थान। तो वर्ब्स की बात की मैंने। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं बच्चों, दूसरा होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में इसको जानते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है मॉडल्स के रूप में, और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल्स ये इस प्रकार से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना, मस्ट, आउट टू, विल, वुड, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। और दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिनका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी कभी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में, दोनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन ऐसे वर्ब्स होती हैं, ध्यान रखना बच्चों, बी, हैव और डू, ये तीन ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका इस्तेमाल मुख्य क्रिया के रूप में और सहायक क्रिया के रूप में दोनों में बच्चों किया जाता है। तो महत्वपूर्ण बात है, ये आपको समझना है और जल्दी से इसको टेबल को बनाइए। मैं इसको साफ करने वाला हूं। डेली का हम एक मॉडल पढ़ेंगे, उस मॉडल के बारे में आपको बताएंगे क्या होता है मॉडल। जल्दी करिए। मैं इसको साफ करने वाला हूं बच्चों। देखिए ये सारणी मैं साफ करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम पहला मॉडल पढ़ेंगे। मॉडल के अंदर हमारा टॉपिक यही है। मॉडल के अंदर सबसे पहला टॉपिक है कैन। क्या है? कैन। सकता या सकना, सामान्य अगर हिंदी भाषा में इसका हम अभिप्राय करें, सकना या सकता कैन होता है, इसका अर्थ होता है हिंदी में। कैन का इस्तेमाल कब किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। किन परिस्थितियों में कैन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस के अंतर्गत। तो देखिए, पहला नियम यह कहता है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर पावर यानी कि शक्ति, आपको पता ही होगा, अगर किसी सेंटेंस में भाव हो, पावर्स का, शक्ति का भाव हो, कैसे होगा अभी हम बताएंगे आपको। यानी वह व्यक्ति या पर्टिकुलर कोई भी मशीन या कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसा मनुष्य जो अपनी क्षमता से कोई काम कर सकता है, तो उस वाक्य में अगर पावर्स का इस्तेमाल होता है तो वहां कैन आएगा। अब मैं वाक्य के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे देखिए, दूसरा होता है एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि योग्यता। किसी व्यक्ति के पास उस सेंटेंस में योग्यता का भाव आ रहा है, यानी उसमें कितने प्रकार के गुण हैं कि वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके लिए अगर एबिलिटी का भाव हो, योग्यता का भाव हो, तो कैन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला था कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि क्षमता। पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, ठीक है। अगर इनका इस्तेमाल हो तो हम कहेंगे इसमें किसका इस्तेमाल होगा, कैन का इस्तेमाल होगा। कैपेसिटी यानी कि क्षमता। कोई एक ऐसा सेंटेंस आपको दिया होगा और उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में इसके लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। इसके लिए हमने पहले आपको टेंस समझा दिया है, ताकि टेंस के नियमों का इस्तेमाल करते हुए आप उस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद कर सके बच्चों। पहला नियम यही कहता है, अगर उस वाक्य के अंदर पावर, शक्ति, एबिलिटी, कैपेसिटी का भाव हो, या उसमें पता चल रहा है कि इसमें इस प्रकार की
थिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है, देन वी हैव टू अप्लाई कैन। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक मैं ले लेता हूं, ही लेफ्ट 50 kg box। He left 50 kg box। अगर हिंदी में इसका हम अनुवाद करने की कोशिश करें बहुत ही बच्चों, ही यानी वह लड़के का या मनुष्य का, मनुष्य मतलब मेल की बात कर रहे हैं क्योंकि ही का इस्तेमाल हुआ है। ही यानी हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, एक आदमी की बात कर रहे हैं। ही खाली जगह है, लिफ्ट या लेफ्ट 50 kg 50 kg बॉक्स, मतलब 50 किलो का बॉक्स वह आदमी, वह लड़का उठा सकता है। देखो एक बात आपको समझनी है, हर कोई 50 किलो का बॉक्स नहीं उठा सकता है। जिसमें शक्ति होगी, जिसमें कैपेसिटी क्षमता होगी, वही उस 50 किलो के बॉक्स को उठा सकता है बच्चों। तो इससे आपको पता चल गया कि सर इसके अंतर्गत इस सेंटेंस में हमें 50 किलो का बॉक्स उठा सकता है, मतलब उसमें कुछ न कुछ पावर है, कुछ न कुछ एबिलिटी है, कुछ न कुछ कैपेसिटी है, तभी वो 50 किलो का बॉक्स उठा सकता है। हर कोई 50 किलो का बॉक्स नहीं उठा सकता है। ओके, तो इस खाली जगह में कैन का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? कैन। तो इसमें कैन आएगा। एक और एग्जांपल में बात करता हूं, she is 50 year old। she is 50 year old कहने का मतलब है वह 50 साल की है। She is 50 year old, वह 50 साल की है। She, यहां ब्लैंक स्थान है ना, खाली स्थान। She see without goggles, goggles यानी चश्मा, है ना। वह 50 साल की है, फिर भी वो बिना चश्मे के देख सकती है। बड़ी बात है। 50 साल एज में आता आदमी, है ना। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है वैसे वैसे वह आंखों की रोशनी के मतलब उनकी जो देखने की क्षमता कमजोर होती जाती है। लेकिन यहां बोला है वो 50 साल की है, एक महिला की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर क्या है? शी है। शी यानी लड़की का या एक फीमेल का बोध हो रहा है। शी इज 50 ईयर ओल्ड, वो 50 साल की है। शी खाली जगह सी विदाउट गॉगल्स, वह बिना चश्मे के देख सकती है। बड़ी बात है, हर कोई 50 साल का है, वो बिना चश्मे के नहीं देख सकता है। सबके चश्मा लगा हुआ है आज के इस जमाने के अंदर। आप देख लो 12-13 साल का बच्चा, उसके भी चश्मा लगा हुआ है। यहाँ तो 50 साल एक औरत की बात हो रही है। तो 50 साल की औरत की बात हो रही है कि वो 50 साल की है, फिर भी वो चश्मे के बिना देख सकती है। बड़ी बात है। इसमें इसकी क्या है? एबिलिटी है, इसमें इसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, हर कोई नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों समझ में आया? बिल्कुल। अगला एक, ही स्विम, स्विम यानी तैरना। वह तैरता है या तैर सकता है, वो अलग चीज है। ही स्विम इन द हिंद महासागर। देखो महासागर है, वह हिंद महासागर में तैर सकता है। बड़ी बात है। हिंद महासागर बड़ा एक सागर होता है ना, महासागर बोलते हैं उसको। तो महासागर में तैर सकता है। हर कोई व्यक्ति महासागर में बच्चों नहीं तैर सकता है। तैरने के लिए क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, तो ही वो इस बड़े समुद्र में उतर सकता है। उसके अंदर है ना एबिलिटी होनी चाहिए। तो एबिलिटी है, ये हिंद महासागर में उतर रहा है तो इसमें एबिलिटी है तभी उतर रहा है, अन्यथा
कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं उतर सकता बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कैपेसिटी का भाव आ रहा है, तो इस प्रकार से हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको दे आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। ये इसका बच्चों पहला नियम हुआ, ये इसका क्या हुआ, पहला नियम। अगला हमारा जो नियम है, अगर कोई परमिशन लेते हैं, कोई परमिशन लेते हैं तो भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, परमिशन हिंदी बोलते हैं अनुमति। बहुत ही सरल है, देखो परमिशन यानी अनुमति लेने हेतु हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। परमिशन लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या परमिशन देने के लिए भी हम कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। जैसे कि मैं बोलता हूं यू गो नाउ, यू खाली जगह गो नाउ, यू यानी तुम, गो यानी जा सकते हो, नाउ यानी अब, तुम अब जा सकते हो। वो उसको अनुमति दे रहा है बच्चों, अनुमति दे रहा है वो कि यू कैन गो नाउ, यहाँ कैन आएगा, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, मतलब वो परमिशन दे रहा है बच्चों। जब परमिशन देते हैं तो किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन आएगा बच्चों। मैंने अभी क्या बोला, परमिशन लेने हेतु या परमिशन देने हेतु कैन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यू खाली जगह एंटर माय रूम, आप मेरे रूम में। अब यहां पर क्या होगा, यू खाली जगह एंटर माय रूम, वो खुद के रूम की बात कर रहा है, ध्यान से देखो, यू माय रूम, कोई व्यक्ति आया है उसको बोला है यू एंटर माय रूम, आप मेरे रूम में आ सकते हो। अब वो ऐसे बोलेगा आप मेरे रूम में आ सकते हो, हालांकि उसने बोला होगा कि मैं आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं, तो उसने बोला यू एंटर माय रूम, आप मेरे रूम में आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हैं। यहां पर यू एंटर माय रूम, तो मेरे एंटर में रूम में आ सकते हो, तो कैन का इस्तेमाल करेगा, वो अनुमति दे रहा है कि आप आओ मेरे रूम में। हालांकि अगर मान लो यहां पर आपको बोल दे कैन नॉट लिखो, तो आप कैन नॉट भी लिख सकते हैं। कैन नॉट क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ आपको शब्द दिया होगा, नेगेटिव पॉसिबिलिटी मान लो लिखा होगा यहाँ पर, नेगेटिव पॉसिबिलिटी, नेगेटिव पॉसिबिलिटी की संभावना या नकारात्मक संभावना होती है, तब हम यहाँ पर कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव पॉसिबिलिटी, अगर मान लो खाली जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ और आगे लिखा होगा नेगेटिव पॉसिबिलिटी, नकारात्मक संभावना या नकारात्मक भाव हुआ है ना, तो यहां पर कैन नॉट का इस्तेमाल आएगा। नेगेटिव यानी इसमें मना कर रहा है, उसमें यू कैन नॉट एंटर माय रूम, तुम मेरे रूम में नहीं आ सकते। अगर नेगेटिव पॉसिबिलिटी, नेगेटिव संभावना हुआ, नकारात्मक, तो नहीं का इस्तेमाल होगा, कैन के साथ में नॉट का इस्तेमाल आएगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, तो आप कैन लगा सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि परमिशन लेने और देने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा। आशा करता हूं ये दो नियम आपको समझ में आए होंगे। जल्दी से इसको लिखिए, हमारा आज का लास्ट तीसरा नियम हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, जल्दी करिए इसको। अगला तीसरा नियम हम पढ़ेंगे।
इसको साफ कर देता हूं। अगला तीसरा नियम, अगला नियम क्या करता है, देखो बहुत ही सिंपल। थ्योरेटिकली यानी कि सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी कहते हैं थ्योरी, थ्योरी यानी सैद्धांतिक। जिस प्रकार से एग्जाम में नंबर वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो कहते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, तो वही यहाँ पर थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली या थ्योरेटिकल एक ही बात है, आप कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक का मतलब होता है कोई चीज, एक ऐसी चीज जो हर किसी से हो सकती है, उसका उस चीज पर कोई वश नहीं चलता है। अर्थात जैसे कि कोई भी व्यक्ति मिस्टेक कर सकता है, चाहे वो कितना भी प्रॉपर एकदम अच्छा उसमें पूर्ण क्यों ना हो। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कभी इंग्लिश में गलती नहीं कर सकता, बिल्कुल गलती कर सकता हूं, क्योंकि ये एक सैद्धांतिक बात है। कोई भी व्यक्ति है वो गलती कर सकता है। एक व्यक्ति बोलता है मैं तो विज्ञान में बहुत बड़ा होशियार हूं, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूं, मेरे से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, तो ये संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति है वो गलती कर सकता है, क्योंकि एक मनुष्य गलतियों का क्या है, पुतला है, तो गलती तो कर सकता है। ओके, तो हम इस पर एक सेंटेंस लेते हैं बच्चों, देखिए, एवरीवन मिस्टेक, एवरीवन कैन मिस्टेक। यहां पर क्या आएगा, कैन आएगा या क्या आएगा, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या होगा, एवरीवन कैन, अच्छा मेक मिस्टेक है ना, MEKE, मेक मिस्टेक, मेक यानी बनाना, करना, मिस्टेक है ना, मिस्टेक्स। अब यहां पर क्या आएगा, एवरीवन खाली जगह मेक मिस्टेक। यहां बोला एवरीवन यानी हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, खाली जगह मेक मिस्टेक यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, गलती कर सकता है बच्चों। ये तो एक सैद्धांतिक बात हो गई। कोई भी आदमी गलती कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति ऐसा जो जन्मा हो जो गलती नहीं कर सकता, बिल्कुल गलती कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, यहाँ पर कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ एक आएगा AEV, एवरीवन, खाली जगह स्पीक, एवरीवन स्पीक इंग्लिश। हर एक व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकता है, अरे कोई ऐसा पैदा हुआ है जो हर एक इंग्लिश बोल सकता है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। एवरीवन स्पीक इंग्लिश, क्या हर एक व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकता है, नहीं बोल सकता, तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये देखो एवरीवन स्पीक इंग्लिश, यहाँ अगर कैन नॉट आता है तो ये वाक्य सही हो सकता है, अगर कैन का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ कैन नॉट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कैन नॉट। ये भी एक सैद्धांतिक बात है, एवरीवन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। अगर यहाँ कैन लिखते हो तो गलत हो जाता है, अगर कैन नॉट लिखते हो तो ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जब मैं कैन लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, हर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकता है। अरे ये क्या बात सत्य है, बिल्कुल नहीं, हर कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, कुछ विशेष व्यक्ति ही बोल सकते हैं जिसमें एबिलिटी हो, उसका वहां पर मेंशन होना चाहिए थ्योरी के, भाई इस कारण ये अंग्रेजी में होशियार है। तो यहाँ पर एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कैन कभी नहीं आएगा, कैन नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे। एवरीवन
कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी जान नहीं सकता है, तो कैनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हालांकि ये थोड़ा अलग वाक्य है, तो इसको ध्यान से देख लेना, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको इस बेस पे आपको देखना है कि अगर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की संभावना हो, एक सैद्धांतिक संभावना हो, तब हम इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैन मॉडल आपको समझ में आया होगा। कल आपको 10 वाक्य दिए जाएंगे, 10 वाक्य मैं बोर्ड पे लिखूंगा और आपको बताना है कि वास्तव में इसमें किसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल और एग्जाम्पल के साथ आपके सामने हाजिर होगा। आज के लिए इतना ही।